तो बात करने वाले हैं ज्वार और भाटा की। ज्वार भाटा क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज्वार भाटा की। तो ज्वार भाटा क्या होता है इसकी बात करते हैं। ज्वार क्या होता है? ज्वार होता है समुद्रीय जल का अपने तल से ऊपर की ओर उठना, क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। और उसका वापस गिरना भाटा कहलाता है। इसी स्थिति को समुद्रीय जल का अपने तल से ऊपर की ओर उठना और वापस गिरने वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? ज्वार और भाटा कहा जाता है। अब ज्वार और भाटा की स्थिति उत्पन्न क्यों होती है, इसके पीछे का क्या कारण है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है, इस चीज को देखते हैं। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? ज्वार को उत्पन्न करते हैं। ज्वार को उत्पन्न करने में किन किन का योगदान रहता है? सूर्य और चंद्रमा का। सूर्य और चंद्रमा के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इन्हीं के कारण जो ज्वार की जो लहरें ऊपर की ओर उठती है, जल अपने तल से ऊपर की ओर उठता है, तो वो किस कारण उठता है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल वो अपनी ओर खींचते हैं सूर्य और चंद्रमा। इसी कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। और जब वो पानी वापस गिरता है तो उसके पीछे कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल यह कारण है जिसके वजह से भाटा की उत्पत्ति होती है। तो ज्वार और भाटा की उत्पत्ति के 4 कारण हो जाते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल। ये सभी ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा प्रभावित करता है सूर्य की अपेक्षा। क्यों करता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा प्रभावित करता है सूर्य की अपेक्षा। इसका कारण यह है कि सूर्य बहुत ज्यादा दूर है और चंद्रमा बहुत ज्यादा पास है। इस कारण से चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काफी ज्यादा प्रभावी होता है। और कितना प्रभावी होता है? सूर्य की अपेक्षा 2.17 गुना ज्यादा होता है। 2.17 गुना ज्यादा होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य की तुलना में। अब बात करते हैं ज्वार भाटा के लाभ क्या होते हैं। तो ज्वार भाटा के लाभ क्या हैं इसके बारे में बात करते हैं। ज्वार भाटा की जो लहरें उत्पन्न होती है जिससे जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, और ज्वारीय तरंगों द्वारा जो बहुमूल्य पदार्थ हैं वो तट पर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है? आर्थिक दृष्टि से सहायता मिलती है। और सागरीय तटों पर जो भी कचरा उपस्थित होता है वो कचरा सारा का सारा ज्वारीय लहरों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है और गहराई में चला जाता है, जिससे तट साफ सुथरे दिखाई देते हैं। बात करते हैं ज्वारीय लहरों द्वारा उन्नत किस्म की जो मछलियां होती है। ज्वारीय लहरों द्वारा उन्नत किस्म की जो मछलियां होती है उनकी तो वो सारी की सारी किधर आ जाती है? तटों के किनारे पर आ जाती है, जिससे मत्स्य उद्योग में वृद्धि होती है। ठीक है, तो और क्या बात कर सकते हैं? और एक फायदा और है, जैसे कि बड़े बड़े जहाज होते हैं वो जहाज बंदरगाहों पर लाने में सहायता मिलती है उनको। जो भारी जहाज होते हैं और बड़े जहाज होते हैं उनको बंदरगाहों तक लाने में सहायता मिलती है, बंदरगाहों तक पहुंचने में आसानी होती है। अब बात करते हैं ज्वार के प्रकार कितने होते हैं। तो ज्वार को देखो अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है। अगर अपन अवधि के आधार पर बांटे तो ज्वार 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होगा दैनिक ज्वार और एक होगा अर्धदैनिक ज्वार। और अगर आकार के आधार पर बांटेंगे तो आकार के आधार पर भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। तो सबसे पहले बात करते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर ज्वार को 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है दीर्घ ज्वार और एक होता है लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति का कारण यह है कि युति वियुति की स्थिति बनती है और सिजिगी की स्थिति बनती है, जिसके कारण दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। अब आप जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है युति वियुति की स्थिति, मतलब कि एक सीधी रेखा के अंदर जो होते हैं, जैसे कि मान लो मैं बताता हूं युति क्या होता है और वियुति क्या होता है। युति की स्थिति तो वो होती है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? युति कहा जाता है। वियुति की स्थिति कौन सी होती है? वियुति की स्थिति वो होती है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इस स्थिति को वियुति कहा जाता है। ठीक है, अमावस्या के दिन जो चंद्रमा जहां होता है और सूर्य जहां होता है उस स्थिति को तो कहा जाता है युति, और पूर्णिमा के दिन जहां पर चंद्रमा होता है उस स्थिति को कहा जाता है वियुति। लेकिन एक फिक्स बात है कि ये तीनों सीधी रेखा में होंगे, इसी स्थिति को युति वियुति कहा जाएगा और सिजिगी कहा जाएगा। एक सीधी रेखा में होना ही क्या कहलाता है? सिजिगी कहलाता है। तो दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति के कारण यही है।
क्यों कारण है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा अपनी ओर खींचेंगे तो इससे क्या होगा, दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होगी। या फिर अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ एक ही ओर क्या करते हैं, अपना गुरुत्वीय बल लगाते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा लगता है, इसके कारण भी दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। अब बात करें लघु ज्वार की, तो लघु ज्वार क्या होता है? लघु ज्वार देखो, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य समकोण के आधार पर होते हैं, मतलब कि समकोण की स्थिति बनाते हैं, उस समय क्या होता है, लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, समकोण बनाएंगे, जैसे कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य ये समकोण की स्थिति में होंगे, उस समय क्या होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक इसी प्रकार से ये समकोण की स्थिति बनाए हुए हैं, जिसके कारण क्या होता है, लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है। अब दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार में अंतर ये है कि सामान्य एक ज्वार होता है, उससे 20 डिग्री ऊंचा अगर कोई ज्वार आएगा तो वो कौन सा कहलाएगा, दीर्घ ज्वार कहलाएगा। और अगर सामान्य ज्वार से 20 डिग्री नीचे का कोई अगर ज्वार आता है तो उस ज्वार को क्या कहा जाता है, लघु ज्वार कहा जाता है। दीर्घ ज्वार हमेशा अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन आएगा, जैसा कि अपन ने देख लिया कि शिवजी की स्थिति तो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही बनती है, तो इस कारण अपन कह सकते हैं कि दीर्घ ज्वार अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही आएगा। अब बात करते हैं लघु ज्वार की, तो लघु ज्वार कब आएगा? समकोण की स्थिति तो केवल महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी के दिन ही बनती है समकोण की स्थिति, तो हम कह सकते हैं कि लघु ज्वार शुक्ल या फिर कृष्ण पक्ष की, महीने में शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, इन दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी के दिन क्या आता है, लघु ज्वार आता है। अब बात करते हैं दीर्घ ज्वार के बारे में तथ्य, तो दीर्घ ज्वार के बारे में तथ्य यह है कि सबसे बड़ा दीर्घ ज्वार 15 से 18 मीटर का देखा गया है। पूरी दुनिया में ज्वार जो देखा गया है 15 से 18 मीटर का देखा गया है। और कहां पर देखा गया है? कनाडा के पूर्वी इलाके में स्थित है एक फंडी की खाड़ी, कनाडा के पूर्वी इलाके में स्थित है फंडी की खाड़ी, तो वहां पर देखा गया है, वहां पर देखा गया है दीर्घ ज्वार, जो कि सबसे बड़ा ज्वार है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वार है, 15 से 18 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अब भारत में दीर्घ ज्वार कहां देखा गया है? भारत में दीर्घ ज्वार कितना बड़ा देखा गया है और कहां देखा गया है? सबसे पहले बात करें तो भारत में दीर्घ ज्वार 2.7 मीटर देखा गया है, 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार देखा गया है। और कहां पर देखा गया है? गुजरात के दक्षिण में ओखा तट स्थित है, गुजरात के दक्षिण में ओखा तट स्थित है, तो वहीं पर ये ज्वार देखा गया है, दीर्घ ज्वार देखा गया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? भारत में अगर बात करें तो भारत में 2.7 मीटर की ऊंचाई है, और विश्व में बात करें तो विश्व में कितनी ऊंचाई है? विश्व में 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पर देखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वार के प्रकार अवधि के आधार पर। तो अवधि के आधार पर भी ज्वारों को बांटा जाता है। तो एक तो होता है दैनिक ज्वार, दूसरा होता है अर्ध दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार तो वो होता है जो 24 घंटे में एक बार आता है, और अर्ध दैनिक ज्वार वो होता है जो 24 घंटे में 2 बार आता है। हालांकि 24 घंटे के बाद भी आता है, मतलब कि 24 घंटे पूरे 24 घंटे नहीं लगते, लेकिन 25 घंटे लगते हैं। 25 घंटे में एक बार आएगा, उस ज्वार को तो दैनिक ज्वार कह देंगे, और अर्ध दैनिक ज्वार जो 25 घंटे में 2 बार आएगा। ठीक है, अब 25 घंटा क्यों बोल रहा हूं मैं, उसके बात को ध्यान देते हैं, उस बात को समझते हैं। तो दैनिक ज्वार जो है वो प्रत्येक कितने समय अंतराल के बाद में आता है? 24 घंटे 52 मिनट बाद में आता है। तो यहाँ पर देखो 25 मिनट हो गए ना लगभग आस पड़ोस में। ठीक है, 24 घंटे 52 मिनट बाद में दैनिक ज्वार आता है, और अर्ध दैनिक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के बाद में आता है। प्रति 12 घंटे 26 मिनट के बाद में अर्ध दैनिक ज्वार आएगा, और दैनिक ज्वार 24 घंटे 52 मिनट बाद में आएगा। अब ये जो 52 मिनट और अर्ध दैनिक ज्वार में 26 मिनट का जो अंतर दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, इसकी भी बात करेंगे। तो इसकी बात यह है कि भाई चंद्रमा भी गति कर रहा है, जैसे पृथ्वी घूम रही है, ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा भी अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, और पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहा है, जिसके कारण से ये जो 52 मिनट और 26 मिनट का अंतर दिखाई देता है, ये इसी कारण दिखाई देता है। ठीक है, तो 24 घंटे 52 मिनट लगते हैं दैनिक ज्वार को आने में, और अर्ध दैनिक ज्वार को आने में कितना समय लगता है? 12 घंटे 26 मिनट के बाद में अर्ध दैनिक ज्वार देखा जा सकता है। ठीक है, दैनिक ज्वार दिन में एक बार आता है, अर्ध दैनिक ज्वार दिन में 2 बार आता है। अब दिन में एक बार भी आता है, दिन में 2 बार भी आता है, ये चीज अपन ने देख ली। लेकिन एक जगह है ऐसी भी है जहां पर दिन में 4 बार ज्वार देखा जाता है। दुनिया में यह एक दुर्लभ परिदृश्य है जहां पर दिन में 4 बार ज्वार देखे जा सकते हैं। तो वह जगह कौन सी है? इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में दिन में 4 बार ज्वार आते हैं।
तो इसका कारण ये है कि 2 बार तो उत्तरी सागर में आता है और 2 बार इंग्लिश चैनल में आता है। इसी कारण वहां पर दिन में 4 बार ज्वार आता है। ठीक है, अब ज्वार के प्रकार की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति के आधार पर बात करते हैं। जैसे कि चंद्रमा करीब है कि पास है, इस आधार पर बांट रहे हैं। ठीक है, तो 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा उपभू ज्वार और दूसरा होगा अपभू ज्वार। 2 प्रकार के ज्वार होंगे, उपभू ज्वार और अपभू ज्वार। उपभू ज्वार तो तब बनेगा जब चंद्रमा अपने कक्षा में घूम रहा होगा और सबसे करीब होगा, पृथ्वी के सबसे करीब वाली स्थिति जब बनती है तो उस समय क्या होगा, यह उपभू ज्वार आएगा। और एक बात और, यह उपभू ज्वार दीर्घ ज्वार ही होगा। क्यों होगा, इसके पीछे कारण ये है कि उपभू ज्वार कब आ रहा है, जब चंद्रमा सबसे करीब होगा पृथ्वी के। और जब चंद्रमा सबसे करीब होगा तो उस समय गुरुत्वीय बल भी ज्यादा लगेगा, तो इससे गुरुत्वीय बल ज्यादा लगेगा तो जो भी ज्वार उत्पन्न होगा वो बड़ा ही होगा। इसलिए अपन कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उपभू ज्वार हमेशा दीर्घ ज्वार ही आएगा। अब बात करते हैं अपभू ज्वार की। तो अपभू ज्वार कब आता है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है। पृथ्वी से सबसे दूर होता है, पृथ्वी के सबसे दूर वाली स्थिति होती है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है, आपको पता है। जैसे सोलर सिस्टम में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी के चंद्रमा चारों ओर घूमता है। ठीक है, तो चंद्रमा एक बार तो सबसे करीब वाली स्थिति बनती है और दूसरी बार दूर वाली स्थिति बनती है। महीने में एक बार तो ये स्थिति जरूर बनेगी। ठीक है, अब जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर वाला स्थान होगा, पृथ्वी के सबसे दूर वाले स्थान पर जाएगा चंद्रमा, तो उस स्थिति में अपभू ज्वार आएगा। तो उपभू ज्वार चंद्रमा सबसे करीब होगा पृथ्वी के तब आएगा, और अपभू ज्वार चंद्रमा जब पृथ्वी से सबसे दूर वाली स्थिति पर होगा तो उस समय आएगा अपभू ज्वार। तो ये थे ज्वार और भाटा, जिसके बारे में आज अपन ने बात